नमस्कार, मैं हूं उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी के बारे में कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। इसके बारे में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइब्रेशन की। वाइब्रेशन होते क्या हैं। अगर हम लोग इसको समझने के दृष्टिकोण से लेके चलते हैं तो आप ये चीज़ समझिएगा कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आप फोर्स लगाएं, और जैसे ही आप उस फोर्स को हटा देते हैं तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है और बैलेंस होने की कोशिश करता है। वो जो प्रोसेस है बैलेंस होने की, तो उसमें काफ़ी देर तक वो मूवमेंट चलती रहेगी, फिर जाके वो बैलेंस होगा। अब इसको एग्जांपल के तौर पे आप समझिएगा तो ऐसे कि आपने कोई स्प्रिंग को खींचा और उसको छोड़ दिया, वो स्प्रिंग हिलती रहेगी और जब तक वो रुकेगी नहीं तब तक वो हिलती रहेगी। ठीक है, वो जो समय है जब वो हिल रही है वो वाइब्रेशन है। इसी प्रकार अगर म्यूज़िक से रिलेट करें तो हम लोग जैसे किसी भी स्ट्रिंग को आप छेड़ देते हैं, जैसे आपने गिटार का तार बजाया, तो जैसे ही आपने उसको मूल स्थान से हटाया, आपने उसको स्ट्राइक किया, आपने उसको मूल स्थान से हटाया, तो अब देखिएगा वो धीरे धीरे हिलता रहेगा। जब तक वो मूल स्थिति में नहीं आ जाएगा, जब तक वो रुकता नहीं है, तब तक वो हिलता रहेगा। और वो जो हिलने की क्रिया है वही वाइब्रेशन, खासकर म्यूज़िक के लिए। आप लोग बोल रहे हैं, आपके गले में कंपन हो रहे हैं, आप चुप हैं तो आपका गला बिल्कुल स्थिर है। जैसे ही आप स्थिरता को हटाते हैं तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आप बोल रहे हैं, आप गा रहे हैं, तो आपका कंठ जो है, आपका वोकल कॉर्ड है, वो वाइब्रेट हो रहा है। ये वाइब्रेशन है। मेरे बोलने में, मेरे गाने में, हर जगह वाइब्रेशन है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, अब इसको आप समझिएगा। आवृत्ति को हम समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि समय की प्रति एक इकाई में दोहराई जाने वाली घटनाओं की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं। ये तो समझ में नहीं आया सर, ये क्या बता दिया। मैं समझता हूँ कि नहीं आया वो समझ। ये आपकी टाइमिंग को दर्शाता है। अब ये कैसे दर्शाता है आप देखना। जैसे आप लोग म्यूज़िक से हैं, मैं जानता हूँ, तभी आप इस चैनल पे हैं। आप जैसे एक गुण करते हैं, दुगुन करते हैं, चौगुन करते हैं, छगुन करते हैं, अठगुन करते हैं, तो ये सारी आवृत्तियाँ ही तो हैं। लेकिन आप पर्टिकुलर टाइमिंग के अंदर कर रहे हैं कि एक बीट में आपने 2 बीट गा दिया तो आपने दुगुन किया, एक बीट के अंदर आपने 3 गा दिया तो आपने तिगुन किया, एक बीट में आपने 4 छोर गाए तो आपने चौगुन किया। इस तरीके से आप ये टाइमिंग डिसाइड करते हैं। ये आवृत्ति तो है कि आप सरगम की आवृत्ति कर रहे हैं, ठेके के साथ आप ठेके की लय में कर रहे हैं तो आपने एक गुण किया, ठेके के साथ आपने दुगुन में गाया, यानी उसी सरगम को आपने 2 बार गा दिया तो आपकी दुगुन हो गई। पर बीट आपने एक एक स्वर ही तो बढ़ाया है। तो ये जो आप कर रहे हैं ये आवृत्तियाँ हैं कि आपने सरगम की 1 आवृत्ति गाई तो 1 गुण हो गया, 2 आवृत्ति गाई उसी टाइमिंग में तो दुगुन हो गया, 3 आवृत्ति गाई उस टाइमिंग में तो आपका तिगुन हो गया, 4 आवृत्ति गाई तो चौगुन हो गया। ये हैं आपकी आवृत्तियाँ। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसकी तैयारी क्यों कर रहे हैं। मैंने ये नवोदय का सिलेबस देखा, उसमें देखा कि भैया ये लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसके लिए चलो छोटा सा वीडियो बना दिया जाए आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये तो था आपका वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर टॉपिक क्या है, पिच एंड इट्स रिलेशन विद वाइब्रेटर। मतलब सप्तक का क्या रिलेशन होता है, मतलब रिश्ता होता है वाइब्रेटर से। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि सप्तक क्या है और इसका रिलेशन कैसे है वाइब्रेटर से, यानी कंपन से। देखो, आप लोग जानते हैं कि आपके 3 सप्तक होते हैं। ठीक है, 3 पिच होती हैं आपकी, एक होती है लोअर, एक होती है मीडियम, एक होती है हायर। इसको अगर संगीत की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि पहली होती है आपकी लोअर यानी मंद्र सप्तक, दूसरा होता है आपका मध्य सप्तक या शुद्ध सप्तक, और तीसरा होता है आपका तार सप्तक यानी हायर सप्तक। अब इन सप्तकों में कंपनों की संख्या कैसे निश्चित होगी, अब इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सप्तक होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग सप्तक की परिभाषा समझ लेते हैं, उससे आसानी होगी हम लोगों को आगे की चीज़ें समझने में।
सप्तक का अर्थ होता है कि 7 स्वरों को क्रमानुसार गाना या बजाना। सप्तक को हम लोग स्थान भी कहते हैं। तो इससे क्या पता लगता है कि भाई जब सप्तक के हम स्वरों को क्रमानुसार गाते हैं तो हमें पता लगता है कि ये स्वर जो हैं वो एक दूसरे से ऊंचे होते जाते हैं। जैसे सा से ऊंचा रे से ऊंचा गा से ऊंचा मा, इसी प्रकार ये चलते रहते हैं। और जैसे जैसे हम लोग ये स्वरों पे ऊंचे होते जाते हैं वैसे वैसे इन स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्वरों की आंदोलन संख्या बढ़ती जाती है। जैसे सा के जितने आंदोलन है उससे ज़्यादा आंदोलन होंगे रे के जितने आंदोलन है उससे ज़्यादा होंगे गा के। याद रखना इस चीज़ को। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहला आता है आपका मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक क्या होता है भाई? मंद्र सप्तक साधारण आवाज से दुगना नीचा होता है। ठीक है, यानी आपके शुद्ध सप्तक से यानी कि मध्य सप्तक से ये 2 गुना नीचे आवाज होता है। 2 गुना इसकी आवाज जो होती है वो नीचे होती है। मंद्र सप्तक का उच्चारण कहाँ से होता है भाई? मंद्र सप्तक का उच्चारण स्थान जो है वो हृदय को माना गया है। मंद्र सप्तक को जब आप गाते हैं तो आपके हृदय पे जोर पड़ता है। ठीक है, ये सप्तक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि मंद्र सप्तक का स्थान कहाँ है, तो आप बता सकते हैं कि मंद्र सप्तक का स्थान जो है वो हृदय होता है। ठीक है, अब याद रखना कि मंद्र सप्तक की पहचान क्या होती है। तो मंद्र सप्तक की पहचान होती है स्वरों के नीचे हम लोग बिंदु लगा देते हैं। इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एक आप फुटबॉलर है जिसके पैरों में फुटबॉल है। ठीक है, तो यानी मंद्र सप्तक फुटबॉलर्स हैं। समझ में आया कि आप स्वरों के नीचे जैसे ही बिंदी लगा देंगे तो वो मंद्र सप्तक बन जाएगा। उसके बाद आता है आपका मध्य सप्तक। इसको आप लोगों को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। बोलचाल की भाषा जो हम लोग पिच रखते हैं बोलचाल की, यानी शुद्ध सप्तक, जहाँ पे क्या होता है कि भाई आपके मंद्र सप्तक से दुगनी ऊंची आवाज़ है, यानी कि नॉर्मल आपकी बोलचाल की भाषा है। मंद्र सप्तक आपकी लोअर से नीचे हो जाती है। अगर हम लोग बात करें कि भैया नॉर्मल बोलचाल की भाषा अगर मध्य सप्तक है तो मंद्र सप्तक कैसे हो? तो मंद्र सप्तक की आवाज़ कैसे होगी? आपका गला ज़्यादा भारी होगा। अगर मैं ऐसे बात करूँ आप लोगों से, जहाँ आपको मेरे वाइब्रेशंस ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं, मेरे स्वर नहीं सुनाई दे रहे, मेरे बोल सुनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये मंद्र सप्तक की आवाज़ है। इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया अपनी आवाज़ को भारी करके कि आप लोगों को समझ में आए कि मंद्र सप्तक की आवाज़ें कैसे होती हैं। जैसे जैसे हम लोग मंद्र सप्तक की ओर बढ़ते जाते हैं हमारा गला भारी होता जाता है, और जैसे जैसे हम लोग तार सप्तक की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा गला शार्प होता जाता है। मतलब आपको नोट जो है थोड़ी देर बाद चुभने लगेंगे। समझ में आ गया? इजीली समझा रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो उससे पहले मैं एक बार आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग कौन कहाँ से है, प्लीज़ एक बार कमेंट में लिख के भेजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोग कहाँ तक सुन पा रहे हैं। आप इस देश के किस कोने से हैं, कहाँ से हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे इस तरीके वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। अब मंद्र सप्तक हो चुका है। मध्य सप्तक में आप लोग ये देखिएगा कि इसके स्वरों के नीचे कोई निशान नहीं होता है, ना ऊपर होता है। ठीक है, अधिकतर गायन वादन इसी सप्तक में किया जाता है। समझ में आ गया कि मैक्सिमम यूज आप लोग मध्य सप्तक को ही करते हैं और इसके स्वरों में कोई एक्स्ट्रा निशान नहीं होता। कोमल तीव्र की एक अलग बात है, बाकी कोई निशान नहीं होता। अब है तार सप्तक। तीसरा पॉइंट आपका तार सप्तक। तार सप्तक क्या होता है भाई? ये मध्य सप्तक से दुगना ऊंचा होता है। ठीक है, जैसे आपकी आवाज़ रेज होती जाती है तो वो आपकी तार सप्तक की ओर जाती है। अब तार सप्तक की पहचान क्या होती है? तार सप्तक की पहचान होती है कि इसके स्वरों के ऊपर बिंदी लगी हुई होती है। जैसे ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि मदर्स के, वाइफ के या सिस्टर्स के वो बिंदी लगा लेती है ना, मस्तक पे बिंदी। याद करने का तरीका है मस्तक पे बिंदी तो तार सप्तक,
पैरों में फुटबॉल तो हो गया मंद्र सप्तक, और मध्य सप्तक एकदम साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, उसमें कुछ नहीं होता। अब इसका रिलेशन क्या होता है वाइब्रेटर से, कंपनों से। जैसे जैसे आंदोलनों की संख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे आपका गला भी तो उतना वाइब्रेट कर रहा है। मध्य सप्तक में आपका गला जो है वो कम वाइब्रेट करता है, ठीक है। मंद्र सप्तक में आपको आवाज़ जैसी आपकी भारी होती है तो आपके वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा, ठीक है। और तार सप्तक में आप लोग जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे आपकी वाइब्रेशन जो है वो कम हो जाती है, आपका स्वर ऊंचा हो जाता है और वाइब्रेशंस कम हो जाती है। मंद्र सप्तक में आपके वाइब्रेशंस ज़्यादा हो जाते हैं और स्वर जो है नीचा हो जाता है। याद रखना इस कॉन्सेप्ट को, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। स्वर नीचा, नाद ऊंचा तो हो गया मंद्र सप्तक, स्वर ऊंचा और नाद नीचा तो हो गया तार सप्तक, और स्वर और नाद दोनों बराबर तो हो गया आपका मध्य सप्तक। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, सी यू।